दोस्तों नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर रंजना डीन, जो एमिटी स्कूल में फ़ाइन आर्ट में 17 साल से एजुकेट कर रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने जर्नलिज़्म भी पढ़ाई की है, संगीत में भी उनकी रुचि है, डांस में भी उन्होंने शिक्षा हासिल की है और पोइट्री भी करती हैं। आज ज़्यादातर तो हम बातचीत पोइट्री पे करेंगे और सुनेंगे रंजना डीन जी को कि क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे लिखा है, किन किन विषयों पे। लेकिन पहला सवाल ये बनता है कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं। रंजना जी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और हमारा पहला सवाल ये कि इतनी सारी खूबियाँ कैसे एक साथ लेके आप चल रहे हैं। ये मैं ये कहूँगी कि कुछ भी प्लान नहीं था। लाइफ के मोड़ ऐसे आते चले गए कि एक के बाद एक चीज़ें मेरे खाते में आती चली गई। जैसे कि अगर मैं डांस की बात करूं तो बचपन में जैसे होता है बच्चे म्यूजिक के साथ फुदकने लगते हैं, मटकने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो पिताजी को लगा इसका डांस में रुझान है, तो मुझे बात करने में एडमिशन दिला दिया। तो मैंने भरतनाट्यम में विशारद किया। और उसके बाद जब मेरा फाइनल ईयर विशारद में था, उसी टाइम पे, उससे पहले की बात है, ड्यूरिंग स्कूल डेज मैं आर्ट बनाती थी। तो पापा को ऐसे ही लगता था कि एक नॉर्मल है, सब बच्चे ड्राइंग करते हैं, इसका भी नॉर्मल वैसे ही है। लेकिन मेरे क्लास के सारे बच्चे अपने साइंस के आर्ट के प्रोजेक्ट्स वगैरह मुझसे बनवाते थे और मैं बड़े आराम से कर देती थी। तब भी मुझको नहीं लगा कि हाँ मेरी ड्राइंग उनसे थोड़ी बेटर है या थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऐसी चीजें चलती रही। फिर एक दिन एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट हुआ कॉलेज में, और उसमें पुलिस लाइन में कोई कला प्रतियोगिता होनी थी जिसके लिए बच्चों को सेलेक्ट किया जा रहा था। मैं उस क्लास में नहीं थी, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स ने मेरा नाम उसमें दे दिया। फिर जब मैं लौट के आई तो बताया कि कंपटीशन के लिए टीचर्स पूछ रही थी और हम आपका नाम दे दिया है। और सबने बताया मैम उसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। मतलब मुझे भी तब तक रियलाइजेशन इस बात का नहीं था। तो मैं घर आई, मैंने पापा को बताया कि कल एक कंपटीशन है जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, पापा के साथ ये था, वो बहुत प्रोटेक्टिव थे। सभी फादर्स होते हैं अपने बच्चों के लिए। बाई चांस जिस दिन मेरा कंपटीशन था उस दिन वो बाहर जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, बेटा, उनके साथ ये था कि जब वो बाहर जाते थे तो सब बच्चों की छुट्टी करा देते थे कि सब घर में रहो, सिक्योरिटी से रहो, क्योंकि बाहर मुझे ये रहेगा कि मेरे बच्चे सारे सेफली घर पे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम घर पे रहो। उस दिन पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी जिद नहीं करती थी, अच्छी बच्ची थी, लेकिन उस दिन मैंने जिद पकड़ ली। नहीं पापा, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो। नाम दिया कंपटीशन में, खैर उन्होंने अलाउ कर दिया। मैं गई। पहला कंपटीशन था, क्योंकि पुलिस लाइन में था तो मुझको लगा विषय चोर पुलिस से रिलेटेड होगा। बच्चा मन एक भागता हुआ चोर दिखाएंगे, उसके पीछे पुलिस दौड़ रही है, ये सब इमेजिन करते हुए बड़ी खुशी खुशी कंपटीशन में पहुंच गए। अच्छा, मेरी आदत थी मैं इमेजिन करके बनाती थी, कॉपी वर्क में नहीं करती थी। वहां पहुंचे तो पता चला कि जो उसका सब्जेक्ट है वो है ट्रैफिक पुलिस। अच्छा। अब वहां तो दूर दूर तक कुछ सोचा नहीं था मैंने। और उस वक्त ट्रैफिक लाइट्स का भी इतना नॉलेज नहीं था मुझको कि कैसे कब ट्रैफिक चलता है वो। तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी बच्चों को सर्विस देने के लिए, जैसे पानी चाहिए कुछ। तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल टहल रहे थे, हमने उनको बुलाया। हमने कहा, अंकल प्लीज इधर आइए। वो आए। हमने कहा, आप एक काम कर देंगे मेरे लिए? आप वो पोज बना के खड़े हो जाइए जो ट्रैफिक पुलिस सड़क पे खड़े होते हैं बना के, और कौन से हाथ पे ट्रैफिक चलता है, कौन से हाथ पे ट्रैफिक रुकता है। तो बड़े अच्छे सज्जन थे वो, उन्होंने तुरंत पोज बनाया और बताया, बेटा इधर से ट्रैफिक जाता है, इधर से ट्रैफिक रुकता है। तो इमेजिन करने की तो आदत थी, देख लिया था स्ट्रक्चर। फिर मैंने फटाफट शीट पर वो उनका पोज बनाया, एक तरफ जाती हुई ट्रैफिक, एक तरफ रुका हुआ ट्रैफिक, फुटपाथ पे पैदल लोग चल रहे, फटाफट फटाफट बनाया और सबमिट कर दिया। मेरी जिंदगी की पहली प्रतियोगिता थी। और बहुत सारे बच्चे आए थे, हजारों बच्चे आए हुए थे, मुझे याद है। और मुझे बिल्कुल दूर दूर प्राइज का मतलब ही नहीं पता था, बस कंपटीशन में आए हैं, पार्टिसिपेट किया, इसी की खुशी थी। फिर अचानक से भीड़ में से मेरी आर्ट टीचर मुझे ढूंढते हैं, उन्होंने मुझे गोद में उठा और एक टेबल पे खड़ा कर दिया और लोग ताली बजा रहे हैं। फिर एक सर्टिफिकेट आया, एक एनवलप आया। फिर थोड़ी देर बाद जब सर्टिफिकेट पढ़ा तो देखा, अच्छा मुझे सेकंड प्राइज मिला हुआ है। वो मेरी जिंदगी का पहला कंपटीशन था। और मतलब इतनी भीड़ में, और मैं इतनी छोटी थी कि अगर वो मुझे देते तो मैं दिखाई भी नहीं देती, इसलिए मुझे उठा के टेबल पे खड़ा कर दिया गया था। तो जब पहला ये मुझे मिला पुरस्कार, और जब मैं घर आई, पापा रात को आया, मम्मी ने उनको दिखाया कि ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत खुश हुए। और तब उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, इतने बच्चों में प्राइज मतलब है कि इसकी आर्ट बच्चों से थोड़ी ज्यादा अच्छी है। तो उन्होंने उसी वक्त हो सकता है मन ही मन सोच लिया हो कि इसको करियर जो है आर्ट की ओर देंगे। तो जैसे ही मैंने हाई स्कूल पास किया, उस वक्त हाई स्कूल के बाद एडमिशन हो जाते थे आर्ट्स कॉलेज में।
तो उन्होंने वहाँ मेरा फॉर्म डाल दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया आर्ट्स कॉलेज में। अच्छा। और आई वॉज द यंगेस्ट गर्ल इन द क्लास। लोग ग्रेजुएशन कर करके आए थे और मैं हाई स्कूल करके 2 चोटी करके साइकिल से कॉलेज पहुंची थी। तो शुरुआत में जब अपने इतने बड़े बड़े क्लासमेट्स देखे तो डर सा लग गया। 2 साल तक तो मैं बोलती नहीं थी किसी से, क्योंकि सब भैया दीदी लगते थे मुझे और डर लगता था बोलने में। तीसरे साल से मुझे 2-3 सेलेक्टेड लोग दिखे कि हाँ, इनके साथ एक दोस्ती की जा सकती है, कंपनी बनाई जा सकती है। लेकिन वो जो दोस्त बने वो बड़े मेरी लाइफ का चेंजिंग पार्ट रहा। मतलब बहुत अच्छे दोस्त। एक होता है ना सेम मेंटल लेवल के लोग जब आपको मिलते हैं तो वो आपके अंदर से खूबियां निकाल के आपको बताते हैं कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से वो मेरी लाइफ के लर्निंग का सबसे अच्छा पार्ट था। और वहाँ जो दोस्त बने वो आज तक दोस्त हैं, उनके अब बीवी बच्चे भी दोस्त हैं। तो वो एक था समय जहाँ से ग्रूमिंग कह सकते हैं आप शुरू की मैंने। जैसे कोई टॉपिक होता था उस पर बड़ा आराम से थॉरो डिस्कशंस करते थे हम लोग। मुझे याद है एक कंपटीशन था, आई थिंक यूथ फेस्टिवल का ही से रिलेटेड कोई कंपटीशन था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया फैंसी ड्रेस में। फॉर्म तो भर दिया, लेकिन जिस दिन कंपटीशन था उस दिन तक सोचा नहीं था कि फैंसी ड्रेस में मुझे बनना क्या है। तो आर्ट्स कॉलेज गए थे उस दिन, 4 बजे से कंपटीशन था, दिन में क्लासेस होती थी। बैठ के फ्रेंड से डिस्कस करें, यार उसमें पार्टिसिपेट तो कर लिया है, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो ये इतने क्रिएटिव जब लोग होते हैं आसपास, तो एक फ्रेंड बोला तुम पपेट क्यों नहीं बन जाती हो, कठपुतली। मुझे नहीं लगता कोई बन के आएगा। आइडिया बड़ा अच्छा लगा मुझे। हाँ, ये तो किया जा सकता है। तो फिर इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन तुरंत चलना शुरू। फिर याद आया अच्छा उसकी ड्रेस का क्या करेंगे। फिर याद आया दीदी की दोस्त है वो जयपुर से अभी लौटी है, 80 कली का घाघरा लेके। उनसे घाघरा ले लेंगे और बड़ा अच्छा सा उनका कोटी थी जो जीन्स पे भी पहनी जा सकती थी। वैसे भी हम गए उनके पास, उन्होंने फटाक से मुझे दे दिया वो टॉप और स्कर्ट। और मैं बड़े आराम तलब मतलब चीज़ों को टेंशन लेने वाली कभी नहीं रही शुरू से। घर गए, खाया पिया, सो गए। 3:30 बजे मम्मी ने जगाया, मैं तुम्हारा कहीं कुछ था ना प्रोग्राम। तब याद आया 4 बजे से प्रोग्राम, अब क्या करें। तो उस कैसेट में रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। तो वो तो हम ले ही आए थे ड्रेस उनसे। हमने उनका जो लहंगे के साथ का टॉप था वो पहना, बिल्कुल प्लेन जयपुरी प्रिंट जैसे कोटीज होती हैं आजकल सदरी, वैसा ही था। ब्लैक जीन्स चढ़ाई उसके ऊपर। ऑयली हेयर्स थे, शैम्पू करने का टाइम नहीं मिला। और वो लहंगा हमने रखा बैग में अपने और भागते भागते पहुंचे। कैसेट रिकॉर्ड कराया, वो नाच रही कठपुतली करके जो सॉन्ग है, जो पहले बस ऐसे वैसे सुना था, उस टाइम पे सुना तक नहीं था मैंने। रिकॉर्ड कराया और पहुंच गए। लास्ट परफॉर्मेंस चल रहा था, तो हमने कहा सर मेरा भी इसमें था। अरे ये तो लास्ट परफॉर्मेंस है। हमने कहा अरे आप चिंता मत करिए, आप परफॉर्मेंस होने दीजिए, इसके बाद हम पहुंच जाएंगे। मैम आप तैयार नहीं? हमने कहा नहीं हम हो जाएंगे। हमने जीन्स फोल्ड की, स्कर्ट वो बांधा, लहंगा ऊपर चढ़ाया, ऑयली बालों को इकट्ठा करके स्टिक लगाई, जूड़ा हम शुरू से वैसे ही बनाते थे, और मोटा मोटा आईलाइनर बड़ी सी बिंदी लगा के यूं घूंघट ओढ़ के पहुंच गए स्टेज पे फुदकते हुए। म्यूजिक शुरू हुई, फुदकते हुए बिल्कुल जैसे पपेट चलते गए, परफॉर्म किया। और ये क्योंकि गाना पहले सुना नहीं था, ये पता नहीं था कहाँ रुकना है कहाँ क्या है, नाचते चले गए। अचानक बीच स्टेज पे थे, तभी म्यूजिक स्टॉप हो गई। तो मुझे अपनी ही बेवकूफ़ी पे इतनी तेज हंसी आई कि बताओ पहुंच गए कंपटीशन में। और मैं बड़ी तेज, मुझे हंसी आई स्टेज पे। वहां पर बीच में रुके, हम बहुत जोर से हंसे, फिर अपना दुपट्टा संभाला, फिर यूं करके पपेट की तरह आ गए नाचते हुए। मुझे पता नहीं था मेरी वो चीज़ लोगों को इतनी अच्छी लगी कि मुझे फर्स्ट प्राइज तो मिला ही, और एक स्पेशल परफॉर्मेंस का अवार्ड था वो भी मुझे दिया गया। अच्छा। बहुत अच्छी सी साड़ी थी, वो अभी भी मेरी वार्डरोब में होगी कहीं, वो भी गिफ्ट में मिली। तो मतलब ये सडन जो है रिस्क लेने में मैंने कभी गुरेज नहीं किया कि फटाक से देखते हैं हम कहाँ किस लेवल पे हैं, कितना कंप्लीट कर पाते हैं। उसके बाद आर्ट्स कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी मैं एकेडमिक्स में जाऊंगी। मैंने इंडस्ट्री ही ज्वाइन किया, मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम किया अराउंड 8 ईयर्स। और उसके बाद जब आप फैमिली में आते हो, शादी हो जाती है, तब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इज अ वेरी टाइम टेकिंग टास्क। यू नो, आप 6:30 बजे निकल रहे, तभी अचानक कोई ऐड आ गया जो कल ही न्यूज़पेपर में पब्लिश होना है, तो यू हैव टू डू दिस। 8 बज गए, 8:30 बज गए। तो जब आप परिवार में होते हैं तो ये मुश्किल होता है काम, तो कहीं ना कहीं तालमेल बैठाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो फिर मैंने जब मेरी बेटी हुई तो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया। ब्रेक वैसे नहीं लिया, फ्रीलांसिंग करते रहे, घर से ही काम करते रहे। 1 साल का बस ब्रेक लिया मैंने। और उसके बाद मन ही मन था कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में तो सर्वाइवल नहीं है, इतना लंबा टाइम हम नहीं दे पाएंगे।
और तभी एक दिन देखा बाबू बरासी दास में ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट निकली हुई है। क्योंकि वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है तो ये पता था कि एक सर्टेन टाइम के अंदर मैं घर पहुंच जाऊंगी, तो मैंने वहां के लिए अप्लाई कर दिया। वहां से कॉल आया, बाई चांस सेलेक्ट भी हो गए। तो यहाँ से एक मेरे बंधे बंधाए टाइप में घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। और बीबीडी में बहुत हैप्पीली मैं जॉब कर रही थी। 3.5 साल तक मैंने वहाँ काम किया। तो हमारी एक कलीग थी, विनोदनी कटियार उनका नाम है, उन्होंने बीबीडी से एमिटी ज्वाइन किया। अच्छा। एमिटी ज्वाइन किया तो एक दिन कोई मैगजीन या कुछ ऐसा वो देख रही थी, तो कहती हैं ऐसे ही आपस में, वो एक कुमकुम रे मैम हैं और वो दोनों बीबीडी में थी पहले, और दैट टाइम वो यूनिवर्सिटी में थी एमिटी में। तो आपस में डिस्कस करने लग गए कि रंजना कितना अच्छा डिज़ाइन करती थी वहाँ पे बीबीडी में, और ऐसा करें उसका सीवी वहाँ पर मंगवा के डाल देते हैं। उनका ये कन्वर्सेशन के बारे में मुझे नहीं पता था, बस उन्होंने अपने कलीग से कहा कि रंजना से सीवी ले लेना बीबीडी। हमने बिना कुछ पूछे कि क्यों मांग रहे हैं, मैंने सीवी उनको पकड़ा दिया। वो सीवी एमिटी में पहुंच गया, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पहुंचा है। अच्छा, उन्होंने सीवी एमिटी में डाला और बाई चांस जो एचआर था उसने देखा उस पर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का है, तो उन्होंने वो सीवी उठा के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में दे दिया। फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की हेड ने जब देखा इतना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है प्लस फाइन आर्ट्स किया हुआ है, तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। और बाय चांस जिस चीज़ के लिए बुलाया वो थ्योरी सब्जेक्ट था। अच्छा। और मैं इतने दिनों से प्रैक्टिकल में डील कर रही थी। डिज़ाइनिंग करना, पढ़ाने का कुछ था, और जो थ्योरी मैंने पढ़ी थी उसको सालों हो चुके थे। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये कैसे मैनेज होगा। तो बीबीडी में एक थे मिस्टर फ्रांसिस, बुजुर्ग थे, लेकिन एक होता है ना मेंटल मैच करता है, बड़ी अच्छी बोलचाल थी उनसे। तो मैं उनके पास गया, हमने कहा सर ये बताइए, एक डेमो क्लास के लिए एमिटी से ऑफर आया है मेरे पास, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से एडवर्टाइजिंग थ्योरी पढ़ानी है। तो आप तो जानते हैं मेरी इंग्लिश, आपको लगता है मैं हैंडल कर पाऊंगी? तो कहते देखो इंग्लिश बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसकी कितनी इन डेप्थ नॉलेज है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। और तुम तो इतने सालों इंडस्ट्री में रही हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंस बटोर के किसी तरह से गए। और बाई चांस जो मेरा टॉपिक था जिस पे मुझे प्रेजेंटेशन देना था, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से ही रिलेटेड था। अच्छा। जिसका मुझे इतना लंबा एक्सपीरियंस था, आर्ट वर्क कैसे बनते हैं, प्रिंटिंग प्रोसेस कैसे होती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो थोड़ी देर तक तो मैंने नोट्स पढ़ाए, फिर मैंने नोट्स रखे किनारे और फिर बिल्कुल कम्युनिकेटिव क्लास। हाँ, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आंसर दे रही हूँ, बहुत अच्छी, मतलब मुझे लगा ही नहीं 2 मिनट के बाद कि मैं क्लास ले रही हूँ। बहुत अच्छा हेल्दी कन्वर्सेशन रहा, बच्चे क्वेश्चन पूछते रहे, मैं आंसर करती रही। और उसके बाद बच्चों का फीडबैक लिया जाता है किसी को भी अपॉइंट करते वक्त। बहुत अच्छा फीडबैक दिया बच्चों ने। सेम डे मैम डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया कि कल आपका वाइस चांसलर के साथ इंटरव्यू होगा। उस वक्त मिस्टर ओरी सर हुआ करते थे। एंड विद इन 2 डेज सब फाइनल हो गया। 3rd डे मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था कि आप एमिटी ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से मेरा तो 17 साल करीब से वहाँ है। जी जी। अभी जो बच्चे हैं उनके साथ कैसा अनुभव है, खासतौर से जो नया जमाना चल रहा है, नई जनरेशन है? आजकल के बच्चे बहुत बदल चुके हैं हमारे ज़माने के हिसाब से। और हम लोग बहुत शाई होते थे, एक हिचक होती थी टीचर से डिस्कस करने में, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में, या ये हो सकता है कि फैकल्टी टू फैकल्टी डिपेंड करता है। मैं बहुत ओपन रहती हूँ आइडियाज़ के लिए, मैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थोपती हूँ बच्चों पे, क्योंकि मुझे लगता है क्रिएटिव फील्ड है, हम उनको अपने एंगल से देख रहे हैं, बट यू नेवर नो, हर बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी होती है, वो किस एंगल से। तो मैं सबसे बड़े डिटेल में डिस्कस करती हूँ जब भी मैं कोई असाइनमेंट देती हूँ। तो आजकल के बच्चे टेक्नो से भी बहुत हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते थे। खैर कंप्यूटर तो हमारे टाइम पे बहुत, आर्ट्स कॉलेज की पढ़ाई मैंने थ्रू आउट मैनुअल की थी, उसमें डिजिटल कुछ था ही नहीं। उसके बाद मैंने कोर्स किए, सॉफ्टवेयर सीखे, तब मैं इंडस्ट्री में कोप अप कर पाई, नहीं तो शायद मैं नहीं कर पाती। बहुत सारे लोग फीट हो के घर में बैठ गए, जिन्हों को लगा सिर्फ मैनुअल से काम चल सकता है। मैं उसी टाइम पे समझ गई थी कि अगर डिजिटल नहीं किया तो आई कांट सर्वाइव। तो इस तरीके से तो आजकल के बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत पोटेंशियल है उनमें। लेकिन हाँ, एक बात जो मैंने देखी है, उनमें उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है कि वो घंटों बैठ के कोई वर्क करे, क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, उनको पता है ये काम हम आधे घंटे में कर सकते हैं। खैर मैनुअल की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस चक्कर में जहाँ पर मैनुअल की ज़रूरत होती है वो उसको भी डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं कि इसको भी डिजिटल कर लेते हैं, आजकल मैनुअल की क्या ज़रूरत है।
तो ये डिफरेंस आजकल के बच्चों में है। लेकिन अगर उसको देखें इमोशन, सोसाइटी, एक जो वो भाव है वो कैसा? मुझे लगता है आजकल की जनरेशन बड़े दो डिफरेंट फेसेस में, एक तरफ लगता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो टाइम नहीं दे रहे हैं फैमिलीज को, लोगों को, और एक तरफ देखा है पेट के लिए बड़े सिंसियर हैं। कोई कुत्ता जा रहा है, चोट लग गई है, पूरे पैसे जोड़ेंगे, उसका इलाज कराएंगे, उसको कपड़े दे रहे हैं, उसको फूड दे रहे हैं। मैंने एमटी में भी ऐसे बच्चे देखे हैं। एमटी में एक चीज बड़ी अच्छी है, कम्युनिटी सर्विस एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो हर क्लास में होता फेस करना पड़ता है। फेस क्या करना पड़ता है, सबको एक सब्जेक्ट होता है वो, उसमें बच्चे कम्युनिटी के उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जो गरीब है, या जो गवर्नमेंट स्कूल में उनको बहुत हाईटेक चीजें नहीं पता है, या छोटी छोटी चीजों के लिए जो जरूरत महसूस कर रहे हैं, वो जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको क्लासेस देते हैं, कंट्रीब्यूट करके उनके लिए कुछ करते हैं, उनको शूज, कपड़े, ये सारी फैसिलिटीज देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को एक वो प्लेटफॉर्म भी देखने को मिलता है जो शायद उनके क्लास की वजह से वो नहीं देख पाते होंगे। तो वो संवेदनशीलता बच्चों में जागती है। और ये मैंने देखा है, एक बहुत अच्छी चीज देखी है आज के यूथ में, कि वो सेवा भाव के लिए खड़े रहते हैं, इन सारी चीजों में बहुत अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। इवन मेरे क्लास के कुछ बच्चे हैं, और हमारे कॉलेज के पास ही एक स्कूल है जहाँ पर जो बच्चे हैं वो सुन और बोल नहीं सकते हैं। तो हम लोग सेमेस्टर वाइज जाते हैं एक बार, लेकिन वो बच्चे बीच बीच में जाते रहते हैं अपने आप से। डेफ स्कूल। हाँ, उनको कुछ कुछ सिखाएंगे, कुछ एक्सरसाइजेस कराएंगे, उनको फूड प्रोवाइड करेंगे, और बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है उनकी उनके साथ। मतलब ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उनकी गीतांजलि है उनका नाम जो चला रही है, उन्होंने एक बार मुझे बताया, उन्होंने बच्चों के नाम बताया। हमने कहा ये सब तो मेरे क्लास के बच्चे हैं, ये मैम ये सब आते हैं, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कभी भी आ जाते हैं मिलने, अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हमारे बच्चों के साथ आके। तो ये चीज बहुत अच्छी है। आज के बच्चों में मैं देख रही हूँ कोई गलत बात होती है उसके लिए यूनाइट होके खड़े होना, कंट्रीब्यूट करके किसी की हेल्प करना, ये सारी पॉजिटिव चीजें आज के यूथ में दिखाई दे रही है। और मुझे लग रहा है आगे चलने वाले टाइम में आप किसी यूथ को स्पेशली कुछ बता के नहीं बहला सकते। वो इतना ज्यादा थॉरो स्टडी करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, और उसके बाद अपना डिसीजन लेंगे। आप उनको बहला फुसला नहीं सकते। तो वो समय निकल गया। अच्छा, हाँ, वो समय निकल चुका। शायरी भी करती हैं? जी जी, एक ऑनलाइन पेज क्रिएट कर लिया पोएट्रीज का, उसमें थाउजेंड्स के करीब मेरे फॉलोवर हैं, और 300-350 पोएट्रीज भी हैं उसमें। अच्छा। तो लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, और मुझे मतलब ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत सारे लोगों को जिनको मैं नहीं जानती हूँ, जब मैं मिलती हूँ, रंजना डीन वो जो पोएट्री लिखती हैं, तो बड़ा, इवन नॉट इन लखनऊ, बाहर से भी लोग आते हैं। अभी मैंने नहीं, एमिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक कला शिविर कराया, और उसमें दिल्ली से कुछ सीनियर आर्टिस्ट आए। तो ऐसे इंट्रोडक्शन होगा, ये रंजना डीन वो जो पोइट्रीज लिखती है, मैम मैं तो आपका रेगुलर फॉलोवर हूँ, मैं तो आपकी, तो लगता है अच्छा तब महसूस होता है कि ये जो हम कुछ कर रहे हैं। हाँ, मतलब बहुत लोग जानते हैं। एक फ्रेंड ने एक बार मुझे फोन किया कि तुम्हें पता है एक बहुत सीनियर वो है, उनके स्टेटस पे तुम्हारी पोइट्री लिखी हुई थी। तो मैंने जब देखा तो मैंने उनको फोन किया, हमने कहा आपको पता है ये जो स्टेटस आपने लगा रखा है, ये जिनको मैं जानता हूँ हैं, आप जानते हैं उनको, आप उनसे मिले हैं? तो उनको लगा कि बहुत बड़ी चीज है रंजना डीन। तो तब लगा कि अच्छा, एक सोशल मीडिया पे आप बड़ी चीज है। हाँ, एग्जैक्टली। तो पहचान बनती है। मुझे लगता है ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना ज्यादा फायदेमंद है जहां ज्यादा लोग आपको रीच कर रहे हैं। एक थोड़ी ऑटोबायोग्राफी टाइप की भी मैं लिख रही हूँ। पोइट्री तो मेरी ऑलरेडी कंप्लीट है, उसको बस कलेक्ट करके कि कौन सी उसमें से सेलेक्ट करनी है। तो अभी एक पब्लिशर का फोन आया, बहुत दिनों से मेरे पीछे वो लगी हुई है, मैम छाया मैम प्लीज पब्लिश कराइए। तो मुझे लगा कविताएं बहुत लोग लिख रहे हैं, मेरे पास तो कविताएं हैं, तो कुछ ऑटोबायोग्राफी जैसा मैंने लिखना शुरू किया है, जिसमें मैंने वो चीजें लिखी हैं जो मोस्टली लोग खुद को अच्छा वो दिखाने के लिए दबा जाते हैं कि हम पूरी सक्सेस स्टोरी लिखेंगे, अपने फेलियर्स नहीं लिखेंगे। लेकिन समय समय पर आपको जो स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है, जैसे अगर आप मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, जैसे मैं अपनी ही बात करूं, 5 भाई बहन थे हम, फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, बट उस टाइम पे सैलरीज कम होती थी, तो दे कांट अफोर्ड 5 बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना। तो लड़के चले गए कॉन्वेंट में, लड़कियां रह गई गवर्नमेंट में। स्ट्रगल आप फेस करते हो ना, ये आप ही समझ सकते हो।
मतलब जब बड़ी बड़ी मेल लिखनी होती थी तो कभी भैया से हेल्प मांग रहे हैं, कभी हस्बैंड से हेल्प मांग रहे हैं, फिर हमें लगा नहीं चलेगा ऐसे, मुझे फेस करना है। फिर बहुत कोशिश की, खुद लिख लिख के करेक्शंस ढूंढे, तो धीरे धीरे ऐसे इम्प्रूवमेंट हुआ। अब तो एआई आ गया है। अब तो एआई आ गया है, सब चीजें बहुत आसान कर दी हैं एआई ने। ये बात तो है, एआई ने घंटों का काम मिनटों में कन्वर्ट कर दिया है। तो कुछ पोइट्री के कुछ सुनाइए हम लोग को। अच्छा, ओके, मैं एक पोइट्री सुनाती हूँ, ये मेरे ही बारे में है। जो बच्चों के एक्सपीरियंस है, बच्चे कहते हैं जब तक मैं बोलती नहीं हूँ, उनसे कम्युनिकेट नहीं करती, तो उनको लगता है मैं बहुत घमंडी और स्ट्रिक्ट टाइप की टीचर। वो जब मैं बोलना शुरू करती तब उनको समझ में आता है। तो जब मैं दिखती हूँ तो मैं कैसी दिखती हूँ, तो थोड़ा अपनी जैसे मेरी थॉट है उसके बारे में है। मैं कुछ पल की चकाचौंध सी, आसमान की कड़क कौन सी, बारिश की बूंदों संग बहती, चुप चुप रह के सब कुछ कहती, ओस में भीगी हरियाली सी, कभी भरी कभी खाली सी, कभी उछलकर चांद पकड़ती, मस्त मगन और मतवाली सी, कभी जूझती कंप्यूटर पर व्यस्त घमंडी अधिकारी सी, कभी डालती सर पर पल्लू, भोली सरल सुलभ नारी सी। वाह वाह वाह। मैं कुछ पल की चकाचौंध सी। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है मेरी कविता में, क्योंकि मैं इमेजिनेशन बहुत करती हूँ, चांद तक पहुंच जाती हूँ, फोटोग्राफी बहुत पसंद है तो नेचर में डूबी रहती हूँ। जब काम बहुत होता है तो ऐसे सड़ा सा मुंह बना के कंप्यूटर पे बैठी रहती हूँ। तो बहुत सारे जो मेरे लाइफ के सेक्शन वो मैंने इस कविता में इनकॉर्पोरेट करने की। मैं ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा लिखती हूँ, इंस्पायर करने के बारे में ज़्यादा लिखती हूँ, स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में ज़्यादा लिखती हूँ। तो उसी से रिलेटेड एक कविता मैं आपको सुना रही हूँ। इस धरा से उस धरा तक सब धरा रह जाएगा। वाह। इस धरा से उस धरा तक, इस धरा से उस धरा तक सब धरा रह जाएगा। स्नेह जो बांटा है तुमने बस वही रह जाएगा। वाह वाह। इस धरा से उस धरा तक सब धरा रह जाएगा। स्नेह जो बांटा है तुमने बस वही रह जाएगा। बांटते हो जो वही आता है अक्सर लौट कर। वाह वाह। बांटते हो जो वही आता है अक्सर लौट कर। दूसरों का कर भला तेरा भला हो जाएगा। वाह 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 वाह। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। बात है बिल्कुल सही, उसका भी नंबर आएगा। वाह वाह वाह। जो बुरा करता है उनका भी नंबर आएगा। ऊपर बैठने वाला कैलकुलेशन कर रहा है। सब नहीं ऐसे कि दिल के नेक ही तुझको मिले। सब नहीं ऐसे कि दिल के नेक ही तुझको मिले। उसकी भी होगी मरम्मत, उसका दिन भी आएगा। उसकी भी होगी मरम्मत, उसका दिन भी आएगा। इत्र सी खुशबू है इसकी, छुप नहीं सकता है ये। इत्र सी खुशबू है इसकी, छुप नहीं सकता है ये। दिल तेरा कैसा है एक दिन सबको ये दिख जाएगा। दिल तेरा कैसा है एक दिन सबको ये दिख जाएगा। फूल पौधे सूखते हैं, चांद ढल जाता है रोज। फूल पौधे सूखते हैं, चांद ढल जाता है रोज। फिर से कोपल फूटती है, फिर नया दिन आएगा। इसलिए आशाएं बनी रहनी चाहिए। तुम जो जाओगे तो बट जाएगी सारी संपत्ति। तुम जो जाओगे तो बट जाएगी सारी संपत्ति। पर जो इज्जत थी कमाई कोई ना ले पाएगा। पर जो इज्जत थी कमाई कोई ना ले पाएगा। अपनी खातिर सोचना तो सबकी फितरत में शुमार। अपनी खातिर सोचना तो सबकी फितरत में शुमार। सोच दुनिया के लिए तू बादशाह कहलाएगा। सोच दुनिया के लिए तू बादशाह कहलाएगा। हमने अपना दायरा इतना बढ़ा डाला है कि हमने अपना दायरा इतना बढ़ा डाला है कि राम रब अल्लाह ईश्वर एक ही हो जाएगा। हमने अपना दायरा इतना बढ़ा डाला है कि राम रब अल्लाह ईश्वर एक ही हो जाएगा। इस धरा से उस धरा तक सब धरा रह जाएगा। स्नेह जो बांटा है तुमने बस वही रह जाएगा। वाह वाह। तो ये थी डॉक्टर रंजना डीन जी के साथ हमारी आज की मुलाकात। अभी उनकी बुक छपेगी, फिर हम लोग बात करेंगे। आपको क्या पसंद आया ज़रूर बताइएगा। रंजना जी आपका बहुत शुक्रिया। जी आपका बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत मेरी आदत है, मैं बहुत फ्री होके बोलती हूँ। अगर मैंने कुछ ऐसा बोला हो
तो उसके लिए क्षमा, और आपने बहुत अच्छा बोला। अपना ट्रुथफुल फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो के बारे में कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।